हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 4 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज मैं इस वीडियो में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में आज आपको समझाऊंगा। तो देखिए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला जो मेथड है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आपके सामने ये 3 मेथड्स हैं इंटीग्रेशन करने के। आपके सामने ये 3 मेथड्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। और आज मैं आपको इसमें से सबसे पहला जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में समझाऊंगा। और ये जो मेथड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी अप्लाई होता है, और ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल एल्जेब्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, इसमें भी अप्लाई हो सकता है। ये सेकंड एंड थर्ड इनमें भी अप्लाई होता है, तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये क्या है, और यहाँ मैंने ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हैं। ये मैंने पहले भी लिखी हैं, इससे पहले जो वीडियोस गए हैं मैं हर बार इन स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ कि इनका जब मैं क्वेश्चंस करता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कि अब देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं इनको लिख देता हूँ। कुछ लिखी हैं, सभी नहीं हैं, सभी फॉर्मूले नहीं हैं, अभी तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, तो देखिए ज़रा। तो अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कब अप्लाई होता है। सबसे पहली बात तो ये है, इसको जज करना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए कि यहाँ किस क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, किस क्वेश्चन में अप्लाई इसका नहीं होगा, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने अभी क्या करा है कि मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और इससे पहले जो वीडियोस गए हैं वो आपका क्या था, उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें कहीं आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी, कहीं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले अप्लाई हो रहे थे, कहीं हाफ एंगल वाले फार्मूले अप्लाई हो रहे थे। और उनसे ये जो आपका इंटीग्रैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। जैसे इसका ये इंटीग्रैंड, ये सब क्या है, इंटीग्रैंड। क्या है ये सब? इंटीग्रैंड। कहने का मतलब है कि ये सारे इंटीग्रैंड या तो कहीं आइडेंटिटी लग रही है, उसके द्वारा ये इंटीग्रैंड इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई हैं, ये इंटीग्रैंड किसी आइडेंटिटी के द्वारा इनमें कन्वर्ट हो जाता है, या किसी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के द्वारा ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रैंड, या हाफ एंगल, जैसे यहाँ cos 2x दे रखा है तो हाफ एंगल के द्वारा ये कुछ न कुछ इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है आइडेंटिटी, क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है ना, यूजिंग आइडेंटिटी, ऐसा लिख दीजिए आप इसको, यूजिंग आइडेंटिटी। सेकंड, हाफ एंगल, फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है ना। थर्ड आपका रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के द्वारा। कहने का मतलब है या तो कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, या हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज हो रहा है, या रेशनलाइजेशन हो रहा है डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर का,
और उसके बाद में ये इंटीग्रेंड या ये इंटीग्रेंड उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। अभी तक मैंने जो इंटीग्रेशन में पढ़ाया वो ये सिस्टम पढ़ाया। हमने कोई ना कोई आइडेंटिटी या रेशनलाइजेशन किया या आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाया, उसके द्वारा ये इंटीग्रेंड जो है ना सॉल्व होके स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा था, और हम इस फार्मूले को लगा के आंसर ला रहे थे, ये काम कर रहे थे। जैसे देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी देखो मैं क्वेश्चंस को करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए जरा, उसके बाद ये ऐसा कुछ हो रहा था, क्लियर हो गया, ये सारे इस टाइप से कन्वर्ट होके काम आंसर आ रहा था। लेकिन जब ये इंटीग्रेंड न तो आइडेंटिटी काम करती, न हाफ एंगल काम करता, न रेशनलाइजेशन काम करता, या और कुछ एप्लीकेशन और कुछ सिंप्लीफिकेशन का कोई तरीका कोई भी काम नहीं करता, कहने का मतलब इंटीग्रेंड इधर इसमें कन्वर्ट नहीं होता इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब कन्वर्ट नहीं होता तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक। अब देखो ये फॉर्मूले हैं, तो ये देखो ये कन्वर्ट हो रहे हैं, देखना जरा, मैं देखो अभी करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा मैं करूँ पहले वाले को, तो मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ इसको, बिल्कुल देखिए ना, देखो इसको मैंने पहला क्वेश्चन लिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये आपका स्क्वायर और dx, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक। अब क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होती है, हमने पढ़ा है इसको। तो इस आइडेंटिटी से ज़रा इसको ओपन करिए, ये a मान लो, इसे b मान लो, क्या हो जाएगा, x4 प्लस 1/x4 हो जाएगा, a² b² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x², और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, x² से x² कैंसिल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या बना आपका x4 प्लस, इसको मैंने बताया था जब x की पावर 1 से ग्रेटर हो, 1 न हो, -1 हो या और कोई पावर हो, तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 बचा। अब देखिए जरा, अब मैं इसको आगे इस साइन को और dx को, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड dx को हर टर्म के साथ अटैच कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, x4 dx, दूसरा x -4 dx, और आपका 2 को भी बाहर 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, तो 1 को अंदर रखा और dx। अब देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि ये पूरा जो इंटीग्रेंड था, इस आइडेंटिटी से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए जरा, ये भी पूरा, ये स्टैंडर्ड, ये इंटीग्रेंड देखिए, ये इंटीग्रेंड देखिए, ये इंटीग्रेंड देखिए, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड बन गया। देखो ये दे रखा, ये दोनों, तो इसमें तो ये लग रहा है, और 1 में देखो ये लग रहा है, थर्ड वाला 1 का क्या होता है, x होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया, देखिए ना। तो इसका क्या आ गया आंसर आपका, ये हो जाएगा आपका x5/5, ठीक है ना, एक इसमें जुड़ेगा और वही संख्या नीचे आती है, ठीक है ना। और यहाँ आपका x -4 + 1/- 4 + 1, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ मैं और लिख देता हूँ, चलो इसी को भी लिख देता हूँ, 4 + 1/4 + 1, वही नीचे आता है, इस फॉर्मूले से देखिए जरा। और इसका क्या हो गया आपका 2 इंटू x, और प्लस c कांस्टेंट अटैच करते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप और इजी सॉल्व कर लो, आपका x 5/5 और प्लस x -3/-3 और प्लस और 2x और प्लस c, ये हो गया आंसर आपका, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये कन्वर्ट हो गया, कहने का मतलब है, अभी मैं फर्स्ट जो इससे पहले जो वीडियोस गए हैं उन्हीं से स्टार्टिंग में वहीं से समझा रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेंड है वो इस आइडेंटिटी से ही कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। अब मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को लेता हूं जरा, क्या ये भी इसी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, देखें जरा।
जैसे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, समझाने के लिए लिए हैं आपको। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन को देखता हूँ आपके लिए, ये वाला सेकंड क्वेश्चन देखें जरा। तो देखो ये आपका ये tan स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आपको समझ में आ जाए क्लियर। तो देखिए tan स्क्वायर एक्स, अब tan स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है, इसको 11th में भी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल sec स्क्वायर एक्स और -1। तो इस tan स्क्वायर की जगह पर sec स्क्वायर एक्स -1 रख सकता हूँ यहाँ पर। तो sec स्क्वायर एक्स -1 एंड dx। अब ये टू टर्म्स हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों के साथ साइन को अटैच करिए। तो sec स्क्वायर एक्स और dx -1 एंड dx और प्लस सी यहीं से अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो गया कन्वर्ट। कहने का मतलब है ये जो इंटीग्रेंड था इस क्वेश्चन का वो इस आइडेंटिटी से और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। sec स्क्वायर एक्स, ये जो इंटीग्रेंड है sec स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ये रहा। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और 1 का क्या होता है x। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। देखिए जरा यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan x, ये आपका sec स्क्वायर का tan x और -x और प्लस c, ये आंसर हो गया। कहने का मतलब है ये भी कन्वर्ट हो गया ऐसे ही, इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा अब मैं जैसे इसको एक और ले रहा हूं आपके सामने, देखो ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जब इजीली इस आइडेंटिटी से कन्वर्ट हो गया तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता कहाँ होगी मैं उस बात को बताऊंगा इसके बाद। अब जैसे मैंने एक और ले लिया क्वेश्चन, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ आपका cos x और माइनस cos और 2x अपॉन में 1 माइनस cos x। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। देखो ये इसका जो इंटीग्रेंड है, ये पूरा इंटीग्रेंड क्या कन्वर्ट हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बिना सब्स्टिट्यूशन के, हो रहा है क्या, देखिए जरा भाई। cos 2x इज इक्वल 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये आपका हाफ एंगल, देखो यहाँ हाफ एंगल यूज हो रहा है। कहीं इसमें आइडेंटिटी लग रही थी, इसमें टेक्नोमेट्रिक वाली आइडेंटिटी, इसमें हाफ एंगल वाला लग रहा है। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने ले लिए। कहने का मतलब है हम इनके यूज से भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। तो देखो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये cos x माइनस, और इसको जब मैं यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और +1। देखें जरा ये साइन चेंज हो जाएगा इसका इस आइडेंटिटी से, और अपॉन में 1 माइनस cos x, ये हो गया, और ये dx हो गया। मैं आगे इसको ये लिख सकता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो कॉमन लेने पर ये आपका हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस cos x और -1 और 1 माइनस और cos x एंड dx, ये हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया। अब देखिए जरा इसका ये इसके फैक्टर करना, ये न्यूमरेटर जो है इसमें न्यूमरेटर के देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x और -1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x प्लस cos x -1, बीच वाला ये स्प्लिट कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर 2 और ये आपका cos x कॉमन आया तो cos x और -1, और ये +1 कॉमन आया तो cos x और -1, और cos x -1 cos x -1 cos x -1 फिर कॉमन आया तो 2 cos x +1, ये बना। इसकी जगह पर मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ। और ये जो माइनस है जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने ये इसको ऐसे लिख दिया, पहले इसकी को लिख लो माइनस, और ये cos x -1 और आपका 2 cos x और +1 और अपॉन में 1 माइनस cos x, देखिए जरा, और dx। अब देखिए
ये जो माइनस है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का cos x और +1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 माइनस और ये cos x ये हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, अब बचा क्या, 2 cos x + 1 बचा हमारे पास 2 cos x + 1। अब हमारे पास क्या बचा, 2 cos x और +1 ये बचा और dx। अब इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx को इस टर्म के इस टर्म के अलग अलग लगा दो साथ साथ। देखो यहाँ 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के और cos x और dx और +1 एंड dx और प्लस से कांस्टेंट जोड़िए तो देखो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट के नहीं हुआ। cos x ये जो इंटीग्रैंड है और देखो ये जो इंटीग्रैंड है, देखो ये यहाँ दे रखे cos x मैंने लिखा है यहाँ कहीं, cos x ये रहा, cos x sin x होता है, 1 का x होता है तो मैं यहाँ sin x लिख सकता हूँ, sin x और ये +x और +c, दिस इज फाइनल आंसर। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ फैक्टर करने के बाद ये स्प्लिट किया था इसको, ये हाफ एंगल लगा और स्प्लिट करने के बाद में ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये आपका इंटीग्रैंड और डायरेक्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को लगा दिया। ठीक, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने बार बार पहचान बताई है। आप किसी भी फॉर्मूले को ले लें उसमें x का पावर एंड कोफिशिएंट, यहाँ लिखे देता हूँ, x का पावर एंड कोफिशिएंट दोनों 1 हैं, ये आपका स्टैंडर्ड पहचान है इसकी। हर फॉर्मूले को देखें आप, देखो यहाँ पावर कोफिशिएंट 1, हर जगह पावर कोफिशिएंट 1, पावर कोफिशिएंट जो x जिसके रेस्पेक्ट में dx x के रेस्पेक्ट में पावर कोफिशिएंट 1, ये पहचान है, इसको छोड़कर। ठीक है, इसका क्या रहता है, इसका ये रहता है कि ये जो अगर ऐसा है कि x4 dx ये स्टैंडर्ड में है, ये डायरेक्ट लगेगा ऐसा, ये यहाँ 1 से ग्रेटर पावर हो सकती है, इसमें 1 से ग्रेटर, इसमें पावर 1 से ग्रेटर पावर या हाफ या फ्रैक्शन कुछ भी चलेगा, लेकिन यह वेरिएबल अकेला रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, ये डायरेक्ट ऐसे चलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड कब नहीं है, जैसे कि 2x और +1 और इसका पावर 4 और dx, x की जगह पर कुछ एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो कोई, तो ये स्टैंडर्ड में नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, तो ये हो गया कन्वर्ट, समझ में आ गया, ये भी इजीली कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे आइडेंटिटी से या रेशनलाइजिंग करके या आपका फैक्टर करके इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इन तीनों क्वेश्चन में कहीं भी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की आवश्यकता नहीं थी, मेरा कहने का मतलब ये है। अब बात ये आती है कि हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ तो ये नहीं हुआ, तो इस मेथड का एप्लीकेशन तब किया जाता है जब किसी भी आइडेंटिटी के द्वारा, किसी भी रेशनलाइजेशन के द्वारा, किसी भी फैक्टराइजेशन के द्वारा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी हो या आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो, किसी भी तरीके से या रेशनलाइजिंग के द्वारा ये जो इंटीग्रैंड हैं ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वहां इस सब्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन होता है। अब वो कैसे होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसको समझिए। देखिए, समझ में आ गया, जैसे कि तीनों जो मैंने अभी क्वेश्चन थे वो तो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो गए, आइडेंटिटी से, कहीं रेशनलाइजेशन से। लेकिन जब रेशनलाइजेशन करने पर या आइडेंटिटी के द्वारा इंटीग्रैंड इसमें कन्वर्ट नहीं होता, तब हम इस सब्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन करते हैं। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं आपके सामने, देखिए जरा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 10x dx, मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, ये ले रहा हूं जैसे sec² x
sec स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 प्लस 10x और dx। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। जैसे log x अपॉन में x एंड dx, ये लिया। और मैं ये क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स, क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और dx। देखिए, अब ये मैंने ये फॉर्मूले लिए हैं, सॉरी फॉर्मूले नहीं, ये मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस लिए हैं, फॉर्मूले नहीं, ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। अब इनका जो इंटीग्रैंड है ये है, ये इंटीग्रैंड है, ये इंटीग्रैंड है, ये इंटीग्रैंड है, और भी ले सकता हूं मैं क्वेश्चंस। जैसे एक ये ले लिया मैंने, सपोज करो 5th क्वेश्चन ले लिया, साइन 2x dx, इसका इंटीग्रैंड देखिए जरा। अब ये जो इंटीग्रैंड है क्या किसी आइडेंटिटी के द्वारा या किसी रेशनलाइजेशन के द्वारा या कोई किसी भी तरीके से या कोई फैक्टर के द्वारा, फैक्टराइजेशन के द्वारा, क्या इनमें कहीं किसी भी तरीके से ये सिंप्लीफाई हो करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इनका इंटीग्रैंड ये या ये या ये या ये या ये, इनका इंटीग्रैंड किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई होके इन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है क्या? करिए चेंज। देखिए जरा, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, जैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखें जरा। मैंने 10 और ये x और dx, मैंने 10x को, अब 10x का वैसे वो निकाला गया है डायरेक्ट, मैंने कल भी फॉर्मूला लिखा था, लेकिन वो बना है फॉर्मूला, कैसे बना है देखें। तो देखिए यार 10x का, तो 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन x अपॉन में cos x एंड dx। तो अब साइन अपॉन में cos, साइन अपॉन में cos जो है कहीं फॉर्मूला है नहीं है, कहीं फॉर्मूला इसमें। भाई 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में cos लिख सकते हैं, या 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cot, ये भी कहीं फॉर्मूला नहीं है 1 अपॉन में cot इसमें। ये तो मैंने कुछ लिखे हैं लेकिन कहीं नहीं है फॉर्मूला। ठीक, तो इसको हम कैसे करें, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। क्लियर? ठीक, ऐसे ही ये है log x अपॉन में x, log x अपॉन में x। अभी log x को क्या करूं मैं, log x अपॉन में x, ये कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? 1 अपॉन में x है, 1 अपॉन में x का log x होता है, लेकिन 1 की जगह पर log x अपॉन में x, ये कहीं नहीं फॉर्मूला, ये नहीं चेंज हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी नहीं चेंज हो सकता। ये भी देखिए जरा, आपका साइन और ये 2x एंड dx, साइन x है, साइन x का होता है, साइन x का cos x होता है, माइनस cos x, लेकिन साइन x का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कोफिशिएंट 1 एंड पावर 1, ये मैंने लिखा है यहां पर। लेकिन यहां क्या हो रहा है, साइन 2x है, यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, साइन 2x, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला इसको नहीं लगा सकते, ये वाला।
ये डायरेक्ट नहीं लगेगा, ये यहाँ भी नहीं लगेगा। तो अब इसका मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसको चलो ओपन कर सकता हूँ। साइन 2x को मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन 2x को 2 साइन x एंड कॉस x, चलो मैंने ऐसा कर दिया dx। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ हो गया 1 कोफिशिएंट 1 पावर 1, ऐसे ही कॉस का जो एंगल है पावर एंड कोफिशिएंट 1, चलो ये हो गए। लेकिन इन दोनों के बीच में ये प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट, साइन कॉस का प्रोडक्ट का कहीं फॉर्मूला है क्या? नहीं है। तो ऐसी ही जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन, ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जब ऐसा इंटीग्रेंड दे रखा हो क्वेश्चंस में, वहीं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। पहले तो ये समझें, ये पहचान समझें कि कहाँ इस बात को क्वेश्चंस में इस बात को आपको जज करना पड़ेगा कि कहाँ सब्स्टिट्यूशन, किस इंटीग्रेंड में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। तो ये मैंने समझा दिया आपको। जहाँ आपका आइडेंटिटी, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, इनका करने से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, और ये इंटीग्रेंड इस रेशनलाइजेशन, इंटीग्रेशन, फैक्टराइजेशन से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कैसे लगता है उसको देखिए जरा। सॉरी। तो देखिए लगाते हैं उसको, कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखिए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इससे पहले वीडियो में लिख दिया है, ठीक है ना। लेकिन वो फॉर्मूला कैसे बना? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना। वो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है tan और ये x एंड dx। तो इसका जो इंटीग्रेंड है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा था। अब मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, साइन x अपॉन में कॉस x लिख सकते हैं एंड dx, ये कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहीं इसमें फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसका आंसर कैसे लिखता? इसमें कन्वर्ट, ये जो इंटीग्रेंड है ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये वाला इंटीग्रेंड या ये इंटीग्रेंड इसमें कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं है। तो ऐसी ही जगह हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन इसी जगह पर अप्लाई किया जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है उसको समझिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि इस पूरे इंटीग्रेंड में हम उस टर्म को पुट करते हैं, हम उस फंक्शन को पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव इसी इंटीग्रेंड में कहीं न कहीं दिख रहा हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में। कहने का मतलब है, फिर से सुनो इस बात को, कि हम इसमें जैसे ये आपका दे रखा है कि साइन x अपॉन में कॉस x एंड dx, तो हम इसमें से साइन x एक फंक्शन है, कॉस x फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इसमें से क्या पुट करें, ठीक है ना, जिसका डेरिवेटिव, हम किसको पुट करें कि उसका डेरिवेटिव इस फंक्शन में, इस इंटीग्रेंड में कहीं न कहीं नजर आ रहा हो। तो देखिए जरा, मैं यहां कॉस को, अब ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस जितना करेंगे, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की। देखिए ये, इसको अगर मैं पुट करूं यहां पर, जरा देखें जरा, पुट कॉस एक्स, देखिए पुट कॉस एक्स इज इक्वल टी, कोई अदर वेरिएबल ले लेते हैं हम, ठीक है ना, कॉस एक्स इज इक्वल टी पुट किया मैंने। अब मैंने क्या बोला, हम किसको पुट करें, जिसका डेरिवेटिव, इसका मतलब है जिसको हम पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं, ठीक है। तो cos x हमने पुट किया, कोई अदर वेरिएबल t ले लिया, u ले लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो dt अपॉन में dx इज इक्वल माइनस और ये साइन x, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, तो dt एंड dx इज इक्वल माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन सी लेटर से शुरू हो रहा है, माइनस साइन एक्स, उसके बाद डी टी इज इक्वल माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स, दिया गया। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि डी टी इज इक्वल माइनस डी टी इज इक्वल साइन एक्स एंड डी एक्स। देखें जरा, तो मैंने क्या बताया था अभी, मैं उसको पुट करूंगा
जिसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के रूप में दे रखा हो। फिर से सुन लो इस बात को, मैं उसको पुट करूंगा जिसका डेरिवेटिव इस पूरे इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के रूप में नजर आ रहा हो। तो देखें जरा, हमने cos x को पुट किया t, इसका फिर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारे पास ये आया। तो देखो sin x dx, देखो यहाँ sin x dx यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रोडक्ट के रूप में इसमें, sin x dx। तो इसकी जगह पर मैं माइनस dt रख दूंगा। क्या रख दूंगा? माइनस dt। ठीक है, इसकी जगह पर हम माइनस dt रख देंगे। देखिए जरा, फिर माइनस dt रख दूंगा तो देखो कि क्या बन जाएगा। माइनस dt रखने पर ये क्या हो जाएगा भाई, sin x dx की जगह पर मैंने क्या रखा? माइनस dt, और अपॉन में cos x की जगह पर हमने t पुट किया ही था, अपॉन में t। माइनस साइन बाहर निकालो, dt अपॉन में t। देखिए जरा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मैच कर रहा है? इससे। ठीक है ना भाई, 1 अपॉन में x dx या x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका आंसर log x हो गया, जो इसका इंटीग्रल निकल के आ रहा है। यहाँ dt या t के रेस्पेक्ट में हो रहा है और t वेरिएबल का हो रहा है, तो देखो 1 अपॉन में t dt, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? माइनस log और t और प्लस c, और t जो वेरिएबल है, t क्या हमने पुट किया था? cos x, उसको फिर से रख दीजिए, log cos x और प्लस c, या इसको मैं माइनस हटाना है तो log sec x और प्लस c। ये हमने कल फॉर्मूला लिखा था, तो ये डायरेक्ट लिखा था मैंने, ये डायरेक्ट इसका आंसर ये था, tan x dx का ये। तो इसी को हम, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब मैं क्वेश्चंस और भी करूंगा इसी से। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है, जब इसका जो इंटीग्रैंड है वो किसी आइडेंटिटी या रेशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो फिर उस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया ये क्वेश्चन। अब मैं और भी कर रहा हूं, देखें जरा। तो ये फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बना, और डायरेक्ट मैंने कल भी लिखा था, इसको क्या लिखा था कि tan x और dx इज इक्वल log sec x। ये मैंने कल डायरेक्ट लिख दिया था इसको। तो ये बना कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकला है फॉर्मूला। ठीक, आगे। अब मैं मान लो ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं इसका कर रहा हूं, देखो जरा, सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये sec स्क्वायर x एंड dx अपॉन में आपका 3 प्लस tan x। देखिए जरा, फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं इस पूरे इंटीग्रैंड में मैं किसको पुट करूं, ये गैस लगाएंगे आप, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस से होगा ये काम। मैं इसमें किसको पुट करूं जिसका डेरिवेटिव इस पूरे इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के रूप में नजर आ रहा हो। मैं इस पूरे इंटीग्रैंड में किस फंक्शन को पुट करूं जिसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के रूप में नजर आ रहा हो। बस ये देखना है। देखिए जरा, मैं पुट करूं यहां पर, अगर मैं यहां पुट कर दूं t इज इक्वल 3 प्लस tan x, ये पुट कर दूं, देखना जरा, तो इसका डेरिवेटिव देखिए जरा। अच्छा, हम डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं भाई? डेरिवेटिव में हर बार डेरिवेटिव, मैंने बोला ना, हम इसमें किसको पुट करें जिसका डेरिवेटिव इसमें प्रोडक्ट के रूप में नजर आ रहा हो। डेरिवेटिव ही क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही तो जस्ट उल्टा
जस्ट रिवर्स इंटीग्रेशन होता है। तो जो पुट किया जाता है पहले उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। जो पुट करना है उसको डायरेक्ट यहां नहीं रखना, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा और डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसमें हमें उसको अप्लाई करना है। ठीक, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, इसलिए डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो x के रेस्पेक्ट में तो dt अपॉन में dx इज इक्वल 3 का क्या हो जाएगा 0 और 10 इस x का sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। अब क्रॉस कर दें तो देखो dt इज इक्वल sec स्क्वायर x एंड dx। देखिए चेक करिए, देखो t इज इक्वल 3 प्लस 10x और dt इज इक्वल sec स्क्वायर x dx। देखिए जरा कहाँ दे रखा है प्रोडक्ट के रूप में, ये पोर्शन देखें जरा, ये नजर आ रहा है sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की जगह पर मैं dt रख दूंगा और 3 प्लस 10x की जगह पर t रख दूंगा और ऐसा करने से ये कहीं ना कहीं लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर dx की जगह पे मैं क्या रखूंगा dt अपॉन t या 1 अपॉन में t भी लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन में x dx इज इक्वल लॉग x, तो 1 अपॉन में t dt इज इक्वल लॉग t। मोड में रखना चाहो मोड में रख दो और प्लस c हो गया। कहने का मतलब है ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कैसे हुआ? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ, कन्वर्ट हुआ, बना इधर, क्लियर ऐसे। अब फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसका जो ओरिजिनल जो हमने पुट किया था वो इसमें रख देते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा ये लॉग और ये 3 प्लस और ये 10x और प्लस c, ये आंसर हो गया। फिर वो जो पुट किया है उसको फिर से हम ओरिजिनल वेरिएबल को वहां रख देते हैं। जो न्यू वेरिएबल तो केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड को उसमें अप्लाई करने के लिए काम होता है। फिर हम ओरिजिनल वेरिएबल क्या था x था, उस x में इसको फिर से रख देते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, देखिए जरा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस सभी हो जाएंगे। जैसे और मैं कुछ कर देख रहा हूं यहां पर, जैसे ये है log x है, log x देखो जरा, log x अपॉन में x एंड dx। ये कहीं इंटीग्रेंट नजर आ रहा है क्या? इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या ये आइडेंटिटी या रेशनलाइजेशन से हो रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो हम कहाँ जाएंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करेंगे, कुछ न कुछ हम इसमें पुट करेंगे। फिर से मैंने बोला कि हम इसमें क्या पुट करें जिसका डेरिवेटिव इसमें प्रोडक्ट के रूप में नजर आ रहा हो। तो देखो नजर आ रहा है x, नजर आ रहा है मुझे, क्या नजर आ रहा है x, 1 अपॉन में x नजर आ रहा है क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन। अब आप ये जो नजर आ रहा है उसको फिर आप सोचा करिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है, तो दे रखा है ना log x, बस तो यही काम करना है। पुट t इज इक्वल log x, तो dt एंड dx इज इक्वल 1 बाई x। क्रॉस करिए तो dt इज इक्वल dx अपॉन में x। हो गया काम। एक तो ये और एक आपका ये, इन दोनों को देखिए। तो मैंने बोला जो पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने वाले डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इसलिए निकालते हैं क्योंकि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो इंटीग्रेशन है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ जो पुट किया जाता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी का उल्टा आपका रिवर्स उसका इंटीग्रेशन है। देखिए जरा, रख दो यहाँ पर, तो log x की जगह पर t रख दूंगा
और ये जो पूरा पोर्शन है dx अपॉन में x, dx अपॉन में x, देखो ये प्रोडक्ट के रूप में है कि नहीं, इसकी जगह पर dt रख दूंगा। क्या रख दूंगा? dt। हो गया खत्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किससे मैच कर रहा है ये वाला फॉर्मूला, x n dx इज इक्वल x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में, यहाँ t के रेस्पेक्ट में, t की पावर वन कुछ नहीं तो वन होगा। क्या हो जाएगा? t वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन और प्लस सी, मतलब टी स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी। अब t क्या था उसको फिर से रख दो, तो ये log x का स्क्वायर अपॉन में टू और प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। ये काम होना है, ठीक। और देखिए क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स, किसको पुट करूं? तो देखो यहाँ नजर आ रहा है, मैं कॉस को अगर पुट कर दूं तो उसका डेरिवेटिव ये दे रखा है इनटू में। तो देखो ये रहा, पुट t इज इक्वल कॉस एक्स। देखिए जब पावर में हो ना, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस साइन, कॉस फोर, कॉस की पावर फोर, कॉस की पावर फाइव, या साइन की पावर में हो तो विदाउट पावर पुट करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पावर सहित पुट नहीं करना उसको। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। वही बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ। डी टी वन डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स का माइनस, सॉरी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस डी टी। चेक करें, ये और ये, इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखिए तो ये क्या, t इज इक्वल कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, और ये क्यूब, और यहाँ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर निकाला और डी टी। अब इसको भी आप हटा सकते हैं, ये हम ये लिख सकते हैं माइनस, ये जो रूट का साइन है इसको t की पावर स्क्वायर और ये 1/3 एन डी टी ये लिखा जा सकता है, या इसको माइनस t की पावर ये 2/3 एन डी टी। हो गया। ये किससे मैच कर रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म से। x की पावर एन डी एक्स बराबर ये होता है, तो यहाँ x की जगह पर t की पावर 2/3, n की जगह पर 2/3 एन डी टी। बस इसमें आप रख दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस और t की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 और प्लस 1 और प्लस 3, और यहाँ पर t की वैल्यू रख दो। फिर माइनस t की वैल्यू cos x की पावर 2 + 3 + 1 अपॉन 2 + 3 और प्लस 1 और प्लस 3। दिस इज फाइनल आंसर। ये हो गया क्वेश्चन। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चंस, क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक। और जैसे देखते हैं हम जरा, तो ये सब हो गया। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन सब करने हैं। अब देखो मैं कुछ, अब यहाँ से इसी मेथड से, तो मैंने क्या बताया कि जहाँ आइडेंटिटी, रेशनलाइजेशन, आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कोई फैक्टराइजेशन काम न करता हो, इंटीग्रैंड को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में किसी का भी काम ना आ रहा हो, कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही हो, किसी भी तरीके से इंटीग्रेंट इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करते हैं। तब हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है। अब देखिए मैं कुछ रिजल्ट्स निकालता हूँ इसी मेथड से। जैसे
ए एक्स और प्लस बी का पावर एन एंड डी एक्स ये है। तो इसका रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन से निकलेगा। देखिए जब एक्सप्रेशन अंदर जो है इस टाइप का हो, ए एक्स प्लस बी पावर एक्स का 1 और फिर इसका होल पावर एन, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम कैसे करेंगे कि अंदर की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले कुछ बना रहा हूं इसी सब्स्टिट्यूशन से। तो क्या करूंगा मैं, t इज इक्वल पुट करा, t इज इक्वल मैंने ए एक्स और प्लस बी पुट करा, ठीक। ये अंदर का मैंने बताया बिना पावर के पुट करना है, जैसे अभी कॉस में बताया था कॉस स्क्वायर को नहीं पुट करना, ऐसे इस एक्सप्रेशन को अंदर के एक्सप्रेशन को पुट करना। इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल ए, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का 1 ए बचेगा और बी का 0, तो आपका ए डी एक्स इज इक्वल डी टी या डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई ए, ये आ गया आपका। ये देखिए और आपका ये देखिए जरा, यहाँ पुट करना है इनको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनसे देखें जरा इसको क्या कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया, अब ये कैसा कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया आपका t की पावर n और डी टी बाई ए, 1 में a क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं, ये मैंने कई बार बताया, t की पावर n और डी टी हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ये पूरा ये जो इंटीग्रैंड है ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको लगा दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये लगाने से 1 में a t की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 और प्लस से कांस्टेंट अटैच करते हैं हम। अब t क्या रखा था हमने, इसको फिर से रख दो 1 में a x और प्लस b की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 और प्लस से, ये आपका ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक फार्मूला बन गया। अब जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फार्मूले थे, ऐसे ये एक मैंने डायरेक्ट फार्मूला बना दिया। तो अब आप इतना काम हर बार नहीं करेंगे, अब इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। कैसा, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक। x का पावर 1 ax प्लस बी के फॉर्म में हो और इसका पावर n मतलब 3, 2, 4, 5 कुछ भी हो, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। और सॉरी a और b चेंज होते रहेंगे, तो ये क्या बना डायरेक्ट ऐसा करने से ये निकल के आया, सॉरी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बना आपका 1 में a और ax और प्लस b की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 और प्लस c, ये बन गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका ऐसा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला बना। क्लियर। और लीनियर एक्सप्रेशन लीनियर होना चाहिए लेकिन, ठीक है। एक्सप्रेशन ये कैसा होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक, उसके लिए है। क्लियर, लीनियर एक्सप्रेशन में चलेगा। दूसरा मैंने एक और लिया, जैसे साइन और आपका ए एक्स और प्लस बी एंगल में और डी एक्स, यहाँ ये एक्सप्रेशन ऐसा ही यहाँ हो, वही काम यहाँ करना है। क्या, फिर से t इज इक्वल ए एक्स और प्लस बी पुट करूँगा सब्स्टिट्यूशन से। क्या बताया था मैंने, हम किसको पुट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव इसमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा हो, इस इंटीग्रैंड में कहीं नज़र आ रहा हो, तो ये हमने पुट किया। तो देखो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल ए, तो डी एक्स इज इक्वल
डी टी बाई ए। तो बस दोनों चीज़ें पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बना ये हो जाएगा आपका साइन, और इस एक्सप्रेशन की जगह पर टी, और डी टी की जगह पर डी टी बाई ए। तो क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट के रूप में कहीं ना कहीं नजर आ रहा हो, तो क्या नजर आ रहा है प्रोडक्ट के रूप में, एक तो हमने ये रख ही दिया यहाँ, और एक ये इनटू के फॉर्म में, एक तरह से इसे आप ये से समझ लीजिए। तो dx ये पे ये रख दिया, ये हमने डिफ्रेंशिएशन जो किया वो नजर आ रहा है यहाँ पर, कभी dx की जगह पे पुट किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ये 1/a कांस्टेंट है, तो 1 में a कांस्टेंट, तो ये साइन t और dt हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। साइन x dx माइनस कॉस x प्लस सी, तो साइन t dt ये क्या हो जाएगा 1 में a, और ये आपका माइनस और ये कॉस टी और प्लस सी, या -1 में a कॉस, अब t की जगह पे फिर रख दो एक्सप्रेशन ax प्लस बी और प्लस सी, ये रिजल्ट निकल के आया। तो ये क्या है आपका -1 में a, और ये कॉस ax और प्लस बी और प्लस सी, ये निकल के आया, ठीक। और जैसे एक और लेता हूं मैं, ठीक, क्लियर आ रहा है समझ में, देख लीजिए, और देख लो इसको, ये साइन ऑफ एस, ठीक है, ये पुट किया, पुट करने पर इन दोनों वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इसमें रखा, रखने के बाद ये रिजल्ट आ गया, ये मैंने यहाँ रख दिया है। तो ये अब ये फॉर्मूले बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये बन गया एक डायरेक्ट। एक और है जैसे ऐसे ही, फिर एक ये भी बन जाएगा डायरेक्ट कि e⁴ ax एंड dx इज इक्वल 1/a और e⁴ax और प्लस c, ठीक। तो ये क्या हो रहा है कि जब ये एक्सप्रेशन लीनियर है, ये एक्सप्रेशन लीनियर है, यहाँ इस एंगल में एक्सप्रेशन लीनियर है, यहाँ पावर में एक्सप्रेशन लीनियर है, ठीक। क्या हो रहा है यहाँ पर ax प्लस बी की पावर n, या साइन ax और प्लस बी, या e⁴ax। तो देखो यहाँ x का पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और एक्सप्रेशन लीनियर है, मतलब x की पावर 1 है, कोफिशिएंट 1 से ग्रेटर हो सकता है, कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट लग सकते हैं, ये अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन से 3 फॉर्मूले आपके सामने निकाले, डायरेक्ट लगेंगे और बड़ा इजी। फिर ये हमें हर बार ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, ये हर बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। जैसे अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि आपका 2x और प्लस 1 की पावर 4 एंड dx, इसका निकाल रहा हूँ मैं, तो मैं डायरेक्ट इसको कर दूंगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस इस फॉर्मूले को लगाऊंगा। तो इन सब फॉर्मूले में हो क्या रहा है कि जो x का जो कोफिशिएंट है, हो क्या रहा है यहाँ पर, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a, जो इनटू में यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, वो अपॉन में आ रहा है, देखिए a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, बस जो x का जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन में रख दो, ये काम करना है। और x का कोफिशिएंट 1 ही है, तो अपॉन में 1 रखने से कोई मतलब ही नहीं है, फिर वहां कुछ भी नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 4 + 1 अपॉन में 4 + 1, देखिए जरा n+1 अपॉन में n+1, ax प्लस बी का पावर, ax प्लस बी जनरल है, a और b बदलते रहेंगे, यहाँ a की जगह पे यहाँ क्या है ये a और ये है आपका b, a की जगह पे यहाँ 2 है और b की जगह पे यहाँ 1 है, ठीक है ना, ये बदलते रहेंगे वैल्यू। तो देखो ये ax प्लस बी का n+1 n+, तो वही कर दिया 2x + 1 का पावर 4 + 1 4 + 1, ये हो गया पूरा, प्लस c 1/a मतलब 1 और ये 2, बस ये इंटू हो रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2x + 1 का पावर
5 अपॉन में ये 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो गया। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन होगा। अब क्लियर? कब होगा? जब लीनियर एक्सप्रेशन हो, या साइन कॉस टेन, इनका किसी का भी, ये मैंने साइन तो लिया है, केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिया है, या टेन हो कॉट हो कोई भी हो एनी हो, लेकिन अगर उसके एंगल में अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो डायरेक्ट ऐसे करना है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट को अपॉन में करना है, यहाँ भी अपॉन में, यहाँ भी अपॉन में, यहाँ भी यही काम करना है, सब जगह अपॉन में करना है, ये काम करना है। ठीक, हर जगह वो अपॉन में करना है। अब मान लो मैं इसको बात कर रहा हूँ, ई और ये आपका 6x और dx, इसका करना है मुझे। तो ई 6x का ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स का क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही लगेगा पहले। तो ई एक्स का ई एक्स होता है, तो ई 6x का ई 6x हो जाएगा। अब 6 या इंटू में है ना, 6 का या इंटू में है ना, x का इंटू में है 6 कोफिशिएंट है, तो इसको अपॉन में रख दो बस, अपॉन में 6 और प्लस c, आंसर हो गया। जब यहां इंटू में है कोई भी चीज, सब जगह इंटू में है, तो इंटीग्रल जब निकलेगा तो अपॉन में जाएगा वो नंबर, ये ध्यान रखना है। और अगर यहां अपॉन में है तो इधर इंटू में जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। अगर इंटीग्रैंड में कोई भी चीज इंटू में है, एक्स के इंटीग्रैंड के अंदर इंटू में है, तो इंटीग्रल के अंदर अपॉन में जाएगा, और इंटीग्रैंड में अपॉन में है तो इंटीग्रल में इंटू में जाएगा। जैसे अब मैं मान लो मैं इसी को ले रहा हूं, मैं e की पावर xy6 और dx, ऐसा होता ही है, तो इसका हो जाता है e की पावर xy6 तो होता ही, और प्लस c, और ये अपॉन में न होकर के ये 6 ऐसे हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। या इंटू में, यहाँ e की पावर 6x अपॉन में 6, और यहाँ x अपॉन में 6 है तो इंटू 6 इंटू e की पावर x अपॉन में 6 प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक, ये काम करना है। तो अभी मैंने थोड़ा ये स्टार्टिंग इसकी सब्स्टिट्यूशन की है, और इसको समझ में आ रहा होगा ये। तो कहने का मेरा मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ अप्लाई होता है, जब कोई भी इंटीग्रैंड किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से, आपका फ्रैक्शन से, रेशनलाइजेशन से, किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नहीं हो रहा है, तब हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन करते हैं, या हम तब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर आ गया? और अगर डायरेक्ट अगर हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, और हर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। चलिए, थैंक यू।